तो कहने का मतलब ये है कि चुनौतियां तो पैदा हुई, लेकिन क्या उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है, ये कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी चीज़ जो है आपदा पैदा करती है, घर परिवार, गांव, शहर, कहीं भी, तो उसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी रहती है। तो शर्मा जी, सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठाना होगा कि भाई कोई भी चीज़ दुनिया में खराब नहीं होती। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए बैठा लीजिए क्योंकि ये जीवन जीने की एक कला है, इसलिए बता रहा हूँ। एग्जाम में तो आप लिखेंगे ही। तो जीवन जीने की क्या कला है कि दुनिया में कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती। यूजलेस से ध्यान आ गया, एक क्वेश्चन आया था मेंस में कि भारत में यूजलेस श्रमिकों या रोजगार यूजलेस बेरोजगारों की एक फौज खड़ी है, इसका समाधान क्या है। और मुझे थोड़ी सी वो लगी अटपटा कि आप शब्दों का चयन देखिए कितना नेगेटिव है, यूजलेस। तो आप क्या लिखेंगे कि यूजलेस जो है अपने आप में एक सापेक्षिक अवधारणा है, रिलेटिव कंसेप्ट है, जो दूसरे की तुलना में आपको अप्रयोगी, अनयूज्ड समझ रहा है। अब ये हो गया उसका सकारात्मक तरीके से जवाब देना। ये नहीं लिखना कि यूजलेस का अभिप्राय ऐसे कामगारों या व्यक्तियों या श्रमिकों से है जो किसी काम के लायक नहीं है, ये नहीं है उसका मतलब। अब बहुत सारे लोग 99% यूजलेस आर्टिजन, यूजलेस लेबरर, यूजलेस एम्प्लॉय की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे जो किसी काम का नहीं। समझ रहे हैं लाल बाबू कुमार? ये मतलब नहीं है उसका। पॉजिटिव मतलब है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हमें चाहिए वीडियो मिक्सिंग करने वाला आदमी, और मिल गया है वो कलम पे काम करने वाला आदमी, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो मेरे लिए यूजलेस है। ठीक है, लेकिन अगर वो रजिस्टर पे पेन पेंसिल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमारे लिए यूजलेस है क्योंकि कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी और के लिए तो यूजफुल है भाई। कितना भी नालायक बच्चा होगा घर का, तो किसी न किसी काम का तो होगा ही होगा भाई। कुछ नहीं, वो खटिया बिछा के दिन भर घर पे सोता है तो रखवाली तो कर रहा है ना, चौकीदारी कर रहा है। तो क्वेश्चन था कि भारत में बेरोजगारों की जो फौज खड़ी है वो यूजलेस बेरोजगारों की फौज पड़ी है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो सब लिखेंगे यस। अरे सब फालतू हैं, कुछ नहीं जानते ये। तो हर चीज का मूल्यांकन का कैसे होगा? सापेक्षिक होगा ना, रिलेटिव होगा ना। क्यों शर्मा जी? आपके लिए बेकार है, किसी और के लिए बहुत अच्छा है। घर का हमारा बच्चा भी अपनी माँ के लिए बड़ा उपयोगी होता है। अगर आपने मिर्जापुर देखा हो तो मुन्ना भैया का जो किरदार है, और वो जो मोटा वाला गब्बर, क्या बोलते हैं उसको, वो जो अपोजिट पार्टी में दो है ना, गुड्डू भैया, वो क्या कह रहा है कि क्यों रे तू हमारी अम्मा से जो है राशन के पैसे लेता है, और गन निकाल के रख देता है। देखा होगा आपने। परिवार के लिए यूजलेस होते हुए भी वो बहुत बड़ा यूजफुल है, और उसके घर पे राशन रोज। और इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि गलत क्या है सही क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूजलेस कुछ भी नहीं होता दुनिया में। कूड़ा भी यूजलेस नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत उससे जो है तमाम तरीके की बायोगैस बनाई जाती है। आदमी के द्वारा एक्सक्रिएट किया हुआ मल मूत्र भी यूजलेस नहीं है गोबर गैस और ये सब प्लांट मीथेन और ये सब बनता है ना वहां से। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत में बेरोजगारों की यूजलेस फौज खड़ी है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं और इसकी व्याख्या करिए। तो आप कहेंगे अरे साहब बिल्कुल सही कह रहा है यार, सब यूजलेस पड़े हैं, साला कोई कुछ नहीं करता वगैरह वगैरह। और आप यही लिख के आएंगे, मुझे पक्का पता है।
तो जो मैंने बताया वो आप समझ गए, दोबारा तिबारा रिपीट करना ठीक नहीं है। 2 बार रिपीट करने से क्या होता है कि आपको वो चीज़ बैठ जाती है। तो चुनौतियों में अवसरवादिता देखना, चुनौतियों में अवसर देखना, कैसे देखेंगे? तो ये क्वेश्चन आएगा कि क्या कोविड महामारी के बीच पैदा हुई चुनौतियों में आप कोई अवसर, कोई मौका ढूंढ पाते हैं या ढूंढ पाएंगे, या क्या पाते हैं उसका वर्णन करिए। सिंपल क्वेश्चन। तो आपके दिमाग में आएगा यार क्या फालतू सवाल पूछ रहे हैं, एक तो ऐसे ही मरे मरे साला जिए हम लोग, किसी तरीके से जान बची, मैं तो खुदे भर्ती हो गया था, जो है उस पे था ऑक्सीजन सिलेंडर पे, सिलेंडर भी नहीं मिल रहा था, ये बकवास क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है उसमें भी कोई फायदा था क्या? अब लीजिए। तो आपको पहले तो गुस्सा आएगा पढ़ के, और आप लिखेंगे कोई अवसर नहीं था उसमें, सब फालतू था, हमारी जान, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के, देश में इतने लोग मर गए, इतना जो है समस्या हैवॉक क्रिएट हुआ, जिसके वजह से जो है लोगों की जान चली गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये नहीं था, उन्हें ये सब बवास आप लिख के बड़े खुश होंगे कि भाई कोई अवसर नहीं था। लेकिन हमने बताया कि हर चीज़ यूजलेस नहीं होती, यूजलेस चीज़ भी यूजफुल होती है, वो मैंने समझाया, दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर है? और हर चीज़ जो है यूजलेस नहीं होती, यूजफुल होती है, उसका एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है? कोजर, वो नाम मत याद रखिएगा, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, उसमें दिया है सोशियो में कि फंक्शनल थ्योरी ऑफ झगड़ा, माने कन्फ्लिक्ट। अगर एक गांव में 2 लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ, थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो ये कोजर और डेहरनडॉर्फ कहता था, लेकिन आप भी कह सकते हैं वही बात। क्या होता है, आप उदाहरण देखिए, 2 परिवारों में झगड़ा हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, मार पिटाई हुई, कोर्ट मुकदमा सब हुआ। आपके 2 दोस्तों में ऐसा हुआ, 2 पड़ोसियों में हुआ, 2 ग्रुप में हुआ, 2 क्षेत्रीय लोगों में हुआ। तो झगड़ा होना तो खराब है ना, कोई भी कहेगा खराब है, लेकिन वो सही बोलता था कोजर और डेहरनडॉर्फ कि खराब नहीं है, इसका फायदा है। पूछो क्या फायदा है? तो कहता है, जो मैं और आप भी 100% मानेंगे, वो कहता है इंट्रा ग्रुप सोलिडरिटी बढ़ जाती है। इंट्रा ग्रुप मतलब एक ही समूह में, अंदर ही एक ही परिवार में अगर 2-4 भाई थे, एक आध तो गुड्डू पंडित की तरह था, तो उसका जो है इंट्रा ग्रुप सोलिडरिटी बढ़ जाती है। कब? जब मिर्जापुर में वेब सीरीज आपने देखा ही होगा कि जब मुन्ना भैया उसके फादर एडवोकेट पे अटैक करता है, घर में आके धमकाता है ना, आप वही सीन याद रखिए। तो उस धमकाने के बाद क्या होता है कि गुड्डू पंडित के परिवार के बीच सोलिडरिटी, जो बाप बेटे की अक्सर झगड़ा होता रहता था, वो सब सोलिडरिटी, एकता बढ़ गई, है कि नहीं? नहीं बढ़ी? जाके वो धमका रहा है, कौन त्रिपाठी का रोल में, क्या नाम है कुछ, कौन त्रिपाठी है वेब सीरीज में, उस त्रिपाठी को जाके धमका रहा है। त्रिपाठी का एक डायलॉग है उसमें, मुन्ना भैया के बाप का, कि भाई एक बार तो हो गया, दूसरी बार अगर होगा तो भाई समझ लेना। तो गुड्डू क्या बोलता है, ये भी तो हो सकता है कि मुन्ना भैया हमारे घर आए और वहां से वापस ही ना जाएं। जवाब देखिए। अरे भैया, तो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूं उनके घर घुस के, तो गुड्डू भैया के घर की जो आंतरिक संगठित व्यवस्था थी, जो कमजोर हो गई थी, ये जान के कि गुड्डू यूजलेस है, उसका बाप भी नहीं पूछता था, उसका भाई भी उसको कहता था तुम एकदम लंठ के लंठी हो, मैंने मूर्ख हो, डल हो, कहता था ना, तो वो उनके लिए यूजलेस था। लेकिन जब ये एपिसोड हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, तो इंट्रा ग्रुप सॉलिडरिटी परिवार के बीच, शर्मा जी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप अपने गांव, हमारे गांव, किसी भी गांव का ले लीजिए, जातिगत आधार पे, किसी भी आधार पे अगर झगड़ा फसाद होता है, तो 2 ग्रुपों में, तो वो अपने अपने ग्रुपों में जो लोग थोड़ा बहुत छिटक गए थे, यूजलेस हो गए थे, वो यूजफुल हो जाते हैं। अगर आप यही जवाब लिखेंगे ना मुन्ना पंडित और वेब सीरीज का रेफरेंस देके, आपको कोई बताएगा नहीं है लिखने के लिए, लेकिन मैं बताता हूँ, लिखिए। जैसे 3 इडियट में
वो बोला था ना राजुलाइजेशन, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। आमिर खान लिखता है ना बोर्ड पे पार्सरुलाइजेशन, बोला ये मेरा नाम है, ये रजुआ का नाम है, ये है, वो है, हो गया। तो आपको घुमाएगा, इंटरव्यू बोर्ड घुमाएगा, पूछेगा ऐसे अनाप शनाप कोई वर्ड ऐसे ही बोल देगा आपसे कि कैट्रोलाइजेशन क्या होता है। मैं जो क्वेश्चन बनाता हूँ टेस्ट सीरीज का, उसमें जानबूझ के ऐसे टाइप का वर्ड डाल देता हूँ जो कहीं होता ही नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो उस वेब सीरीज के उस बात को आप कोट कर सकते हैं कि किस तरीके की जो है चीज़ें जो है फंक्शनल होती है, उनके परिवार के लिए फंक्शनल हो गए ना, यूजलेस जो माना जाता था। तो वो क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को डिस्कस किया। आगे बढ़िए। तो चुनौतियों में अवसरवादिता किसकी वजह से हुई? पेंडेमिक की वजह से। क्या हुई? आप काटिए मत कि नहीं नहीं कोई चुनौतियों में कोई अवसर नहीं था, वो सब ऐसे गलत है। आप लिखिए यस कि उन चुनौतियों में भी तमाम तरीके का अपॉर्चुनिटी रिफ्लेक्ट हुई। जैसे पहला, ये कहीं मिलेगा नहीं, पहला ये क्या बोलते हैं, सेकंड, सॉरी, पहला है सेकंड होम की अवधारणा, सेकंड होम। दूसरा रियल एस्टेट में तेजी आई, रेट बता रहा है। तीसरा इंट्रा ग्रुप, जो मुन्ना भैया वाला बोला हमने, सॉलिडेरिटी बढ़ी। तीसरा एक्सपेंडिचर कंट्रोल हुआ। चौथा पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट लिखिए, एनवायरनमेंट ठीक हुआ। पांचवा कॉस्ट कटिंग। ये देखिए दिमाग में एक से एक शब्द आते रहते हैं। कॉस्ट कटिंग हुआ। अगला फैमिली बॉन्डिंग बढ़ी। चौथा ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट किया गया, अपने आप हो गया प्रमोट किया गया, ऑनलाइन टीचिंग बढ़ी। तो उसके अलावा संसाधनों का पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेज। अगला हेल्थ सेक्टर पर सरकार ने जीडीपी को बढ़ावा दिया। आइए आइए, वेलकम। हेल्थ सेक्टर पर परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ा। आगे चलिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मेडिसिनल लाइन, R&D प्रमोट हुआ इन मेडिसिनल लाइन। आगे चलिए, हाँ, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन फाइनेंस के बजाय अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पे होने लगा। अब आप देखिए कि इतने सारे शब्द हमने बताया और इसको जोड़िएगा तो 2 4 6 8 10 15 20 25 30 40 50, 40 से 50 वर्ड हमने लिखे और इस पर आप एक एक लाइन लिख दीजिए, हो गया 250 प्रश्न का आंसर। तो अनुज, मैं ये बता रहा था कि कोविड-19 के बाद रोजगार के क्षेत्र में किस प्रकार की चुनौतियां पैदा हुई और उन चुनौतियों में क्या अवसर प्राप्त हुआ देश को, समाज को, व्यक्ति को। तो हमने इतने सारे पॉइंट बताया कि कोई भी चीज़ खराब नहीं होता और क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिली इस कोविड-19 की चुनौतियों में, वो ये है। अब इसको डिस्क्राइब में फटाफट कर देता हूँ, टाइम। सेकंड होम का मतलब है कि दूसरे शहरों में लोगों ने जो है घर बनाना शुरू कर दिया। गोवा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि
शहरों में रहने वाले लोग एक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की दिक्कत आ रही थी, कोई उसी सीढ़ी पे खांसते हुए जा रहा है, कोई जो बेचारा बीमार है, कोई स्वस्थ है। तो सेकंड होम की अवधारणा देश में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। गोवा बॉम्बे के हिल स्टेशन पे या दूसरे प्रांतों में भी, नालंदा वालंदा और इधर पहाड़ों पे रियल एस्टेट में बूम देखने को मिली, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो लोग इस टाइप के घर खरीद के उसका यूज व्यावसायिक रूप से करने लगे हैं, और इस उद्देश्य से कि अगर कहीं पेंडेमिक आया तो हम अपने घर में चले जाएंगे, बंगला टाइप का, जहाँ पे इसका संक्रमण जो है फैलने की संभावना 0 हो जाए। ठीक है, तो सेकंड होम रियल एस्टेट में तेजी आई क्योंकि जो है डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तीसरा इंट्रा ग्रुप सॉलिडेरिटी, हमने मिर्ज़ापुर का एग्जाम्पल दे दिया, क्या ज़बरदस्त इंट्रा ग्रुप सॉलिडेरिटी है। एक्सपेंडिचर कंट्रोल हुआ क्योंकि तमाम काम घर से होने लगे, वर्क टू होम। ये क्वेश्चन भी आया था कि वर्क टू होम से परिवार पे क्या फर्क पड़ा, ये भी आया हुआ है। एनवायरनमेंट में प्रदूषण घटा चूँकि वाहनों का मूवमेंट कम हो गया, कॉस्ट कटिंग हुई, खर्चे कम हुए क्योंकि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, घर में पकवान बनाइए, पुआ पकौड़ी जो करना है करिए, होटल रेस्टोरेंट बंद थे तो कॉस्ट कटिंग हुई, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ी। ये क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन क्या था कि वर्क टू होम से फैमिली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कि मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, फिर भी जानना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा। तो फैमिली बॉन्डिंग कैसे बढ़ी वो बता चुका हूँ। ऑनलाइन टीचिंग बढ़ गया और एक्सेस टू रिसोर्सेज, गांव देहात के दूर दराज रिमोट एरिया में भी इंटरनेट है, वहाँ के बच्चे भी सीधे ऑनलाइन के थ्रू आईएएस की कोचिंग करने लगे हैं। ये बहुत बड़ा रिसोर्सेज का एक्सेस हो गया। इससे पहले तो नॉमिनल होता था। हेल्थ सेक्टर पे सरकार ने परसेंटेज जो है बढ़ाया जीडीपी का, एग्जैक्ट कितना ध्यान नहीं है, 2.5% है या 3.5% है। R&D होगा मेडिकल के सेंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन का तरीका सरकार में फाइनेंस के बजाय अर्थशास्त्र पे कर दिया। इसको जरा समझ लीजिए, थोड़ा टेक्निकल है। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिनांस। किसी भी प्रोजेक्ट को तभी चालू करती है सरकार जब उसके रिटर्न जो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा, निवेश पर रिटर्न, वापसी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले था कि अगर 13% से कम है तो सरकार फंडिंग नहीं करती थी सरकारी परियोजनाओं को, 11 से 13% है, इतना कमा के दोगे तभी पैसा देती थी सरकार। तो इसका जो प्रोजेक्ट इवेल्युएशन कैसे होता था, ऑन द बेसिस ऑफ फिनेंशियल रिटर्न, ध्यान देना, फाइनेंशियल रिटर्न। लेकिन इसके बाद सरकार की नीतियां जो है थोड़ी लिबरल हुई और बोली यार फाइनेंशियल रिटर्न छोड़ो, इकोनॉमिक रिटर्न की बात करो। अब आपको लगेगा दोनों तो एक ही है यार, एक अर्थशास्त्र एक वित्त शास्त्र है, लेकिन दोनों एक नहीं है, इसमें बहुत फर्क है। फर्क क्या है कि जब आप फाइनेंशियल रिटर्न की बात करते हैं तो टोटल जो पैसा आपने लगाया, उस पैसे के लगाने के बदले में आपको सालाना कितना नेट प्रॉफिट हुआ। अगर आपने 100 रुपया लगाया और अगले साल आपने जो है 100 रुपया लगाने के बाद अगर आपने 8 रुपया कमाया नेट प्रॉफिट, तो क्या हुआ, ये 8% का रिटर्न हो गया, है ना। तो ये सिर्फ इतना ही देखता था, भैया हमने जितना दिया है उसके एवज में तुम कितना दे रहे हो, वो परसेंटेज, खत्म। ये हो गया फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन या फाइनेंशियल रिटर्न। इकोनॉमिक रिटर्न क्या कहते हैं, नो, 100 रुपया लगाया, 8 रुपया नहीं हुआ, सपोज 0 हुआ, कहता है ये भी छोड़ दो, 100 रुपया लगाया और सपोज 0 नेट प्रॉफिट हुआ, तो सरकार कहती है कि ये वित्तीय आधार पे भले शून्य या नकारात्मक भी हो सकता है, ये -1 भी जा सकता है हुआ, लेकिन आपने इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन, इकोनॉमिक रिटर्न की बात नहीं की। तो सरकार कहती है, नीतियां क्या कहती है सरकार की, कि आप जो है भैया आर्थिक इकोनॉमिक बेसिस पे कैसे करेंगे मूल्यांकन, वो सरकार बता रही है आपको।
सरकार कहती है कि फाइनेंशियली वायबल नहीं है ना, ठीक है छोड़ो, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेगी इकोनॉमिक। इसमें सबसे पहला शामिल होगा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, सामरिक जिसे कहते हैं, सामरिक का मतलब आप जानते ही होंगे, एक दूसरे देशों के साथ ये सब चीज़ें। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट कितना है, फिर कहेगी अच्छा ये बताओ कि इसको एनवायरनमेंट, पर्यावरण को कितना फायदा हुआ, कितना प्रदूषण पहले होता था अब कितना रह गया। तीसरा डिराइव्ड डिमांड कितनी है, डिराइव्ड डिमांड आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको जाना है जानने तो उसी लिंक पे चले जाइए डिस्क्रिप्शन में। डिराइव्ड डिमांड कितनी है, फिर इनडायरेक्ट रोजगार कितने पैदा होंगे। तीसरा कि इकोलॉजिकल बैलेंस कितना होगा इसको करने से। फिर सड़कों पर गाड़ियां कितनी कम हो जाएगी, ये एक्सीडेंट कितने कम हो जाएंगे। और इन सब को सरकार कहती है कि भैया आप इसको जोड़िए, और इसको जो है जोड़िएगा कैसे, इसका मूल्यांकन करने के बाद उसको मौद्रिक टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अब बताइए कितना, समझ गए ना। वित्तीय जस्टिफिकेशन में तो सीधा सीधा वित्त, और इसमें इतनी सारी चीजें हैं, जब आप इस सबको उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट, पर्यावरण प्रोटेक्शन, ये जो है डिराइव डिमांड, इनडायरेक्ट रोजगार, इकोलॉजिकल बैलेंस, गाड़ियों में कमी की संख्या में कमी, एक्सीडेंट में कमी, तो इस बेसिस पे परियोजनाएं जो है आर्थिक रूप से जस्टिफाइड हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया में जो अरुणाचल प्रदेश तक रेल लाइन बिछाने के या बोगीबिल पुल इतना बड़ा देश में बनाने के पीछे जो जस्टिफिकेशन होता है सरकार का, वो वित्तीय कम होता है और आर्थिक ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, और आप ध्यान रखिए कि वित्तीय जस्टिफिकेशन के बजाय सरकार अर्थशास्त्रीय, इकोनॉमिकल, आर्थिक जस्टिफिकेशन को क्यों प्रश्रय देती है, ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि चैलेंजेस जो उभरा उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिली, और इकोनॉमिक्स के टर्म और फाइनेंशियल टर्म में प्रोजेक्ट कैसे इवेल्युएट होता है, ये हमने बताया। और तीसरा कि चैलेंजेज में जो चेंजेज आए वो कितने समाज के लिए और आर्थिक व्यवस्था के लिए उपयोगी है। तो इस तरीके से पढ़िए, और इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी चीज़ें कैसे आप कवर अप करेंगे वो हम कराएंगे। और हमारा अप्रोच सीधा सीधा है, आपको हाउ टू स्कोर हायर एंड हायर इन योर एग्जाम, आइदर इट इज़ प्री और इट इज़ मेंस। तो ऐप पे जो बने हुए हैं उनको धन्यवाद, और उनसे अपेक्षा और अनुरोध ये है कि वो अपने साथियों को भी इस ऐप पे लाएं और इस तैयारी को अपना करके अपनी मंजिल को पाएं। ये हमारा संदेश है। प्रीसा IAS बाय द IAS। और एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऐप पे जुड़े हुए हैं वो prisaias.com पे जाके उसका पूरा जो डिटेल है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।